दर्शकों, जब किसी देश का कर्मचारी अपने अधिकार के लिए सालों साल लाइन में खड़ा रहे और उसकी उम्र इस इंतजार में बीत जाए कि शायद अगली बार सरकार उसके हिस्से की पेंशन सही गिनेगी, तब उस देश को यह सोचने की जरूरत है कि विकास का मतलब आखिर है क्या। आज जब हम 8वें वेतन आयोग और ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की बात करते हैं, तो यह सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज या आयोग की सिफारिश नहीं रह जाती। यह उस बुजुर्ग के संघर्ष की कहानी बन जाती है जिसने अपनी जवानी सरकारी दफ्तर की फाइलों में झोंक दी और बुढ़ापे में उम्मीद कर रहा है कि शायद सरकार उसे उसकी मेहनत का पूरा हिस्सा दे दे। सरकार कहती है कि 8वां वेतन आयोग तय समय पर आ जाएगा, लेकिन तय समय किसका होता है, कर्मचारी का या सरकार का। टर्म ऑफ रेफरेंस जारी हुआ, उसमें बहुत कुछ लिखा गया, उत्पादकता, कार्यकुशलता, राजकोषीय अनुशासन, लेकिन पेंशनरों का नाम कहीं नहीं था। ये वही पेंशनर हैं जो हर महीने अपनी पेंशन की स्लिप देखकर सोचते हैं कि आखिर इस देश में उनका हिस्सा कब तय होगा। रवीश कुमार की तरह कहें तो यह वही देश है जहां खबरों में चेहरे बदलते रहते हैं लेकिन फाइलों में अटकी उम्मीदें नहीं बदलती। साथियों, 8वां वेतन आयोग अब चर्चा में है क्योंकि कर्मचारियों और पेंशनरों को एक बार फिर उम्मीद की लौ दिखी है, लेकिन उम्मीद और हक में फर्क होता है। टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशनरों का नाम ना होना सिर्फ एक चूक नहीं है, यह इरादा भी हो सकता है, क्योंकि जब तक किसी दस्तावेज में नाम नहीं होता तब तक अधिकार सिर्फ कागज पर रह जाता है। देश भर में लाखों कर्मचारी संगठनों और पेंशन यूनियनों ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से गुहार लगाई है कि पेंशनरों को इसमें शामिल किया जाए, लेकिन सरकार की चुप्पी इतनी गहरी है कि उसमें आवाज भी खो जाती है। इधर अब जरा सोचिए, अगर हर आयोग में कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनरों को भी बराबर का हक मिलता रहा है तो इस बार नाम क्यों गायब है? क्या इसीलिए कि यह लोग अब वोट बैंक नहीं रहे, या इसीलिए कि सरकार मान बैठी है कि यह वर्ग अब सवाल नहीं पूछेगा? लेकिन ये लोग वही हैं जिनके बिना फाइलें चलती नहीं थी, जिनकी उंगलियों की स्याही ने इस देश की नीतियां लिखी। आज वही लोग अपने एरियर के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। 8वें वेतन आयोग की बैठक से पहले जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने जो बातें उठाई हैं वे किसी कर्मचारी का दर्द नहीं बल्कि एक पूरा इतिहास है। उन्होंने कहा है कि कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल की जाए। क्यों? क्योंकि जिन राज्यों ने ऐसा किया वहां पेंशनर 3 साल पहले ही राहत की सांस ले लेते हैं, लेकिन केंद्र सरकार अब भी 15 साल की वही लंबी लकीर पकड़े बैठी है। सवाल यह नहीं कि 15 साल ज्यादा है या 12 साल कम, सवाल यह है कि इस फर्क से कितनी जिंदगियां राहत पा सकती हैं। मिश्रा ने यह भी कहा कि महंगाई भत्ते की गणना साल में 4 बार होनी चाहिए। जब बाजार में हर 3 महीने में कीमतें बदल जाती हैं तो डीए 2 बार क्यों? यह सवाल वाजिब है, लेकिन जवाब उतना आसान नहीं, क्योंकि सरकार जब भी जवाब देती है उसमें वित्तीय भार का हवाला होता है, लेकिन इस वित्तीय भार के बीच जो लोग भार उठाते हैं उनका जिक्र नहीं होता। यही वह विसंगति है जो हर बार पेंशनरों को दरकिनार कर देती है। अब बात ईपीएस की करें। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम सुनने में एक योजना लगती है, लेकिन लाखों बुजुर्गों के लिए यह जीवन रेखा है। पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला पहुंचा, फैसले हुए, व्याख्याएं दी गई, लेकिन आज भी जमीन पर हालात यह हैं कि बहुत से पेंशनरों को यह समझ नहीं कि उन्हें बढ़ी हुई पेंशन कब और कैसे मिलेगी। कई रिटायर्ड कर्मचारी यह कहते मिल जाते हैं कि उन्होंने पूरे जीवन अंशदान दिया, लेकिन बदले में जो मिला वह गुजारे लायक भी नहीं है। न्यूनतम पेंशन की मांग आज भी वही पुरानी है, 1000 से बढ़ाकर 5000 करने की, लेकिन यह मांग अब भी फाइलों में घूम रही है। यह वही स्कीम है जिसमें योगदान करने वाले अब यह जानना चाहते हैं कि जब सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी तब ईपीएस के आंकड़े पुराने क्यों हैं? क्यों 10,995 की स्कीम को 2025 में भी वैसे ही ढोया जा रहा है? अदालत ने भी कहा कि जो लोग अधिक वेतन से योगदान देना चाहते हैं उन्हें यह हक मिलना चाहिए, लेकिन नौकरशाही की चाल वही पुरानी है। आवेदन दो, फॉर्म भरो, इंतजार करो। ईपीएस का मसला सिर्फ तकनीकी नहीं है, यह भरोसे का मामला है। जब किसी पेंशनर को उसकी मेहनत की पाई पाई लौटाई नहीं जाती तो सरकार और नागरिक के बीच का भरोसा टूटता है। यह वही भरोसा है जो किसी लोकतंत्र की रीढ़ होता है। लेकिन जब हर 3 महीने में ईपीएस का नया परिपत्र जारी होता है और पेंशनर को समझ ही नहीं आता कि उसका हक कौन तय करेगा, तब वह निराश हो जाता है, और निराश नागरिक किसी देश के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। अब लौटते हैं 8वें वेतन आयोग पर। सरकार कहती है कि आयोग का गठन निष्पक्ष तरीके से किया गया है, लेकिन जो टर्म ऑफ रेफरेंस जारी हुए उनमें वेतन वृद्धि का सूत्र तो है, पर जीवन यापन की वास्तविक लागत का कोई उल्लेख नहीं। क्या किसी आयोग ने कभी जाकर देखा कि रिटायर्ड कर्मचारी आज दवा, बिजली, किराया और राशन के लिए कितना खर्च करता है? जब पेट्रोल 120 रुपए लीटर हो जाए, गैस सिलेंडर 1200 का हो जाए और पेंशन वही पुरानी रहे, तो यह गणित किसके पक्ष में बैठता है? रवीश कुमार अक्सर कहते हैं देश को यह समझना होगा कि आंकड़े जनता की तकलीफ नहीं मापते। 8वां वेतन आयोग जब आएगा तो वह कुछ प्रतिशत की बात करेगा, 5, 7 या 10, लेकिन उस 5% के पीछे जो उम्मीदें होंगी उन्हें कोई आयोग नहीं समझ सकता, क्योंकि आयोग तो सिफारिश करता है लेकिन जमीन पर उसकी गूंज वही महसूस करता है। देश को यह समझना होगा कि आंकड़े जनता की तकलीफ नहीं मापते। 8वां वेतन आयोग जब आएगा तो वह कुछ प्रतिशत की बात करेगा, 5, 7 या 10, लेकिन उस 5% के पीछे जो उम्मीदें होंगी उन्हें कोई आयोग नहीं समझ सकता, क्योंकि आयोग तो सिफारिश करता है लेकिन जमीन पर उसकी गूंज वही महसूस करता है जो हर महीने पेंशन की पंक्ति में खड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट में अब 18 महीने के एरियर का मामला भी सुनवाई पर है। वरिष्ठ वकील एड के तिवारी ने जो पहल की है वह पेंशनरों के लिए उम्मीद की किरण है। अगर कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आता है तो सरकार को करीब 34 करोड़ लौटाने होंगे। यह रकम बड़ी है, लेकिन यह उन लोगों की है जिन्होंने यह पैसा ईमानदारी से कमाया था। कोई एहसान नहीं है, यह उनका अधिकार है। लेकिन सरकारें जब अधिकार को दया में बदल देती हैं तो लोकतंत्र कमजोर होता है। अब सोचिए, जब एक पेंशनर अपने छोटे से कमरे में बैठा हर महीने अपने बैंक खाते की एंट्री देखता है तो उसे वही पुरानी पंक्ति दिखती है, पेंशन क्रेडिटेड, लेकिन उसके भीतर एक सवाल गूंजता है, क्या यह वही रकम है जो मुझे मिलनी चाहिए थी? और अगर नहीं तो किससे पूछूं? बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, मंत्रालय से, या उस सिस्टम से जो जवाब देने से बचता है? यही वह जगह है जहां लोकतंत्र और संवेदना दोनों की परीक्षा होती है। ईपीएस के तहत जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वे आज भी यह नहीं जानते कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। जो
जो लोग उच्च वेतन वाले योगदानकर्ता थे वे अब भी इंतजार में हैं कि उनकी पेंशन नई गणना के हिसाब से कब बढ़ेगी। सरकार ने पोर्टल बना दिए, हेल्पलाइन दे दी, लेकिन जवाब वही पुराने टेम्पलेट वाले, आपका केस प्रक्रिया में है। यह प्रक्रिया कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। इसी बीच देश भर के वेलफेयर ऑफिसों में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां कर्मचारी और अधिकारी दिल से काम कर रहे हैं, जिन्होंने गांव गांव जाकर डिजिटल कैंप लगाए, बुजुर्गों से जीवन प्रमाण पत्र लिए, फेस ऑथेंटिकेशन सिखाया। यह वही लोग हैं जो बताते हैं कि अगर ईमानदारी से सिस्टम चलाया जाए तो किसी पेंशनर को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। लेकिन यह पहल अपवाद है, नियम नहीं। बाकी जगह अब भी दलाल, लंबी लाइनें और अनिश्चितता का धुंध फैला है। सरकारें बदलती हैं, घोषणाएं बदलती हैं, लेकिन पेंशनर की हालत नहीं बदलती। कभी 8वां वेतन आयोग उसकी उम्मीद बनता है, कभी ईपीएस का नया संशोधन, लेकिन जब तक फैसले जमीन पर नहीं उतरते तब तक यह सब शब्द ही रहते हैं। यही रविश कुमार का दर्द भी है। जब जनता अपनी तकलीफ को खबर नहीं बना पाती तब वह शोर में दब जाती है। आज जरूरत है कि सरकार सिर्फ आंकड़ों से नहीं, संवेदना से भी सोचे। जो लोग 60, 65, 70 की उम्र में भी अपने हक के लिए दौड़ रहे हैं, उनके लिए नई नीतियां सिर्फ घोषणा नहीं, राहत बननी चाहिए। 8वां वेतन आयोग अगर सच में लागू होता है तो उसमें पेंशनरों का नाम होना चाहिए। ईपीएस में न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए, कम्यूटेशन रिकवरी को घटाया जाना चाहिए और सबसे जरूरी पेंशन को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए, क्योंकि पेंशन कोई आय नहीं है, यह लौटाई गई मेहनत है। और जब हम यह सब कहते हैं तो यह किसी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि उन नागरिकों के पक्ष में है जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जिंदगी दी। इसलिए दर्शकों, जब अगली बार आप किसी पेंशनर को बैंक की कतार में देखें तो समझिए कि वह किसी सरकारी स्कीम का लाभार्थी नहीं बल्कि इस देश की सेवा का गवाह है। उसने उसका हक मिले, यही सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए। यहाँ पर एक कस्बे बाद के बाद रात के अंधेरे में जब कोई बुजुर्ग अपने पुराने दस्तावेज पलटते हुए कहता है शायद इस बार कुछ अच्छा होगा, तो समझ लीजिए लोकतंत्र अब भी जिंदा है। लेकिन अगर यह आवाज एक दिन थम गई तो आंकड़े बच जाएंगे, इंसान नहीं। दर्शकों, बात अब सिर्फ पेंशन या वेतन आयोग की नहीं रह गई है, बात अब भरोसे की है। जब एक सिस्टम अपने ही लोगों पर भरोसा करना छोड़ दे तब लोकतंत्र की नींव कमजोर पड़ने लगती है। और यही भरोसे की लड़ाई आज पेंशनरों और कर्मचारियों के सामने है। यह लड़ाई कोर्ट में है, फाइलों में है और सबसे ज्यादा उस मन में है जिसने कभी इस देश की मशीनरी को अपने कंधों पर ढोया था। कभी कभी यह सोचकर हैरानी होती है कि यह वही देश है जहां एक जवान बॉर्डर पर तैनात होता है, एक अध्यापक गांव के बच्चों को पढ़ाता है, एक क्लर्क सरकारी फाइलें संभालता है और एक इंजीनियर पुल बनाता है। यह सब लोग अपने काम के बदले में कोई एहसान नहीं चाहते, बस सम्मानजनक पेंशन चाहते हैं। लेकिन जब उस पेंशन के लिए भी उन्हें आवेदन, सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र और शिकायतों की दौड़ लगानी पड़ती है, तब यह व्यवस्था उन्हें अपने ही देश में पराया महसूस कराती है। ईपीएस की बात करें तो अभी भी लाखों कर्मचारी इस असमंजस में हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके योगदान का क्या होगा। जिनके 15,000 की सीमा से अधिक योगदान दिया, क्या उन्हें ज्यादा पेंशन मिलेगी या नहीं? कोर्ट ने आदेश दिया था कि योग्य कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ईपीएफओ के दफ्तरों में फाइलें ऐसे घूम रही हैं जैसे कोई भूल भुलैया हो। कोई पूछे तो जवाब मिलता है आपका मामला प्रक्रिया में है। यह प्रक्रिया कब खत्म होगी यह कोई नहीं जानता। पेंशनरों के सामने सिर्फ पैसों की कमी नहीं बल्कि सम्मान की भी कमी है। जब किसी बुजुर्ग से हर साल जीवन प्रमाण पत्र मांगा जाता है तो यह सवाल उठता है कि क्या सरकार को पता नहीं कि वह जीवित है? क्या हर साल अपने अस्तित्व का सबूत देना जरूरी है? तकनीक के इस दौर में जब सब कुछ डिजिटल है तब भी बुजुर्गों को बैंक की लाइन में लगना पड़ता है, अपने अंगूठे से मशीन पर पहचान देनी पड़ती है। यह प्रक्रिया अब संवेदनहीन लगने लगी है। शायद सरकार को यह एहसास नहीं कि यह प्रक्रिया कितने लोगों के लिए मानसिक बोझ बन चुकी है। 8वें वेतन आयोग की बहस में अब यह भी उठने लगा है कि क्या भविष्य में कोई नया आयोग बनेगा या सरकार अब स्थायी पे फार्मूला लागू करेगी। सरकार कहती है कि अब हर साल महंगाई भत्ता जोड़कर ही वेतन बढ़ेगा, लेकिन जो बात कागज पर सुंदर दिखती है वह जमीन पर हमेशा काम नहीं करती, क्योंकि महंगाई भत्ता एक अस्थायी राहत है, स्थायी समाधान नहीं। आयोग इसलिए जरूरी है ताकि हर कुछ साल बाद असमानता को ठीक किया जा सके, वेतन और पेंशन को वास्तविकता के करीब लाया जा सके। रविश कुमार का एक वाक्य याद आता है, यह देश अपने मेहनतकश लोगों की उम्मीदों पर टिका है और आज वही मेहनतकश लोग उम्मीद खोते जा रहे हैं, क्योंकि ना तो उनके सवालों पर बहस होती है, ना उनके मुद्दों पर टीवी की बहसें चलती हैं। आज के मीडिया में पेंशनरों की खबर जगह नहीं पाती, लेकिन यह खामोशी बहुत कुछ कहती है। यह बताती है कि अब आवाजें उन्हीं की सुनी जाती हैं जो शोर कर सकते हैं, और जो थक चुके हैं उनकी आवाज दीवारों से टकराकर लौट आती है। दर्शकों, यह सिर्फ एक आर्थिक बहस नहीं है, यह सामाजिक न्याय की बहस है। जब एक पीढ़ी अपने बुढ़ापे में भी असुरक्षा महसूस करती है तो अगली पीढ़ी का भरोसा टूटता है। अगर एक शिक्षक को अपनी पेंशन के लिए चक्कर काटने पड़े तो उसके पढ़ाए बच्चे सरकार पर कैसे भरोसा करेंगे? अगर एक सैनिक की विधवा को हर महीने पेंशन रुक जाने का डर सता रहा है तो यह व्यवस्था किसका संरक्षण कर रही है? कहते हैं कि एक देश का सभ्य होना इस बात से तय होता है कि वह अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर पेंशनर को अपनी ही पेंशन पाने के लिए संघर्ष करना पड़े तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक कमी नहीं बल्कि नैतिक विफलता भी है। अब वक्त है कि सरकार और नीति निर्धारक इस वर्ग को सिर्फ भूतपूर्व कर्मचारी न माने। यह वही लोग हैं जिन्होंने यह तंत्र खड़ा किया। अगर इनका सम्मान नहीं रहेगा तो आने वाले कर्मचारी भी सिर्फ नौकरी करेंगे, सेवा नहीं, और यही सबसे बड़ी क्षति होगी। ईपीएस और 8वां वेतन आयोग दोनों इस देश के श्रम का सम्मान तय करेंगे। एक पेंशनर जब यह सुनता है कि उसकी फाइल मंत्रालय में पेंडिंग है तो वह सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि समय का भी नुकसान झेलता है, क्योंकि उसके पास इंतजार करने के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा। दर्शकों, यह स्क्रिप्ट एक खबर नहीं, एक अपील है सरकार से, समाज से और मीडिया से भी कि अब पेंशनरों की आवाज को सुना जाए, उनकी समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए और सबसे जरूरी उन्हें यह एहसास दिलाया जाए कि यह देश अब भी उनका है। क्योंकि जब कोई बुजुर्ग पेंशनर यह कहता है अब तो मैं सिर्फ अपने हक की उम्मीद करता हूं, तो यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह एक पीढ़ी का दर्द होता है और उस दर्द को समझना ही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। दर्शकों, अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई और आप पेंशनरों के हक की आवाज को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अभी बेबाक रिपोर्ट चैनल
को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।